हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर, केबीएस एनबीएस और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के अंतर्गत सल्तनत कालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था और कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। साथियों, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, जौनपुर, हिसार, फतेहगढ़ व फिरोजाबाद में से फिरोज शाह तुगलक द्वारा कौन सा शहर नहीं बसाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फतेहगढ़ शहर नहीं बसाया गया था, बाकी जौनपुर, हिसार और फिरोजाबाद को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। अगला प्रश्न है, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति किस वंश की विशेषता थी? तो मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति जो है वो लोदी वंश की विशेषता थी। अगला प्रश्न है, अफीम की खेती कब प्रारंभ की गई थी? तो अफीम की खेती सल्तनत काल में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन समाज में खल्लक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो मध्यकालीन समाज में खल्लक शब्द का प्रयोग जनसमूह के लिए प्रयोग किया जाता था। अब कुछ महत्वपूर्ण सुमेलित शब्दों को देखते हैं और उनके अर्थों को। तो मुहासिबा लेखे जोखे के ब्यौरे के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था। वहीं मुतालिबा सरकारी खजाने के दावे से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द है। मुकर्रर तलब स्वीकृति दावे से संबंधित है और वहीं तलब जो है वैतनिक दावे से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द है। अगला प्रश्न है, अफीफ के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखाने का विभाजन किसमें किया था? तो अफीफ के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों का विभाजन रातबी और गैर रातबी में किया था। फिर कुछ सुमेलित तथ्यों को देख लेते हैं। तो पट्टा जो है वो गांव अथवा व्यक्ति विशेष पर भू राजस्व मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र से संबंधित शब्द है। वहीं कबूलियत जो है एक स्वीकार्यता पत्र है और तस्खीस जो है राजस्व आकलन इसका अर्थ है, और तहसील जो है वो असल संग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द है। अगला प्रश्न है, अमीरों को उनके इक्ताओं की एवज में ऋण देकर मुल्तानी व्यापारी व साहा यानी महाजन बहुत धनी हो गए थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन जियाउद्दीन बरनी का है। अगला प्रश्न है, भारत को धरती का स्वर्ग किसने कहा है? तो भारत को धरती का स्वर्ग अमीर खुसरो ने कहा है। अमीर खुसरो किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण कहाँ से मिलता है? तो फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण तारीखे फिरोज शाही से मिलता है। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि ख्वांदा मीर को प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो व्यापारिक चौकियों का सर्वप्रथम उल्लेख तबकात ए नासरी में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने आसिका कब लिखी थी? तो अमीर खुसरो ने आसिका खिज्र खां के आदेश पर लिखी थी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में अमीर हाजिब पदाधिकारी था? तो सल्तनत काल में अमीर हाजिब जो है वो दरबार के शिष्टाचार को कार्यान्वित करने व इसके वैभव को बनाए रखने से संबंधित एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। मदरसा ए मुइजी को किसने स्थापित करवाया था? तो मदरसा ए मुइजी को इल्तुतमिश ने स्थापित करवाया था। अगला प्रश्न है, मदरसा ए नासरी का निर्माण हुआ था? तो मदरसा ए नासरी का निर्माण इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। मसाहत किससे संबंधित था? तो मसाहत भूमि से संबंधित था। अगला प्रश्न है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक आरपी त्रिपाठी हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ किसने कहा था? तो अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ फिरोज शाह तुगलक ने कहा था। दिल्ली सल्तनत द्वारा संरक्षण दी गई भाषा कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत के द्वारा संरक्षित भाषा थी फारसी भाषा। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में मवाजिब का क्या अर्थ था?
तो सल्तनत काल में मवाजिब जो है सैनिकों को नगद वेतन भुगतान करना था। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? तो सल्तनत काल में फवाजिल शब्द का अर्थ होता था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में सुल्तान की शक्ति का मुख्य आधार क्या था? तो मुख्य आधार था सेना। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दीवानी वक्फ विभाग किससे संबंधित था? तो व्यय कागजात की देखभाल करने से संबंधित था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? तो सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को काजी उल कजात नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत थी। तो मजलिस ए खलवत जो है वो सुल्तान की एक परामर्शदायी संस्था थी। अगला प्रश्न है, तारीख मुबारक शाही का लेखक कौन था? तो तारीख मुबारक शाही का लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी था। दीवाने इंसा किससे संबंधित है? तो दीवाने इंसा जो है वो शाही पत्र व्यवहार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में उत्तराधिकार का सामान्य नियम क्या था? तो सल्तनत काल में उत्तराधिकार का जो सामान्य नियम है वो अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदारों की व्यक्ति की शक्ति एवं क्षमता या योग्यता थी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में वकील दर क्या था? तो वकील दर था शाही गृहस्थी से संबंध अधिकारी। अगला प्रश्न है, अमीर बहर क्या था? तो अमीर बहर जो है जल बेड़े का प्रधान अधिकारी होता था। जवाबित थे तो जवाबित राज्य के कानून थे। अगला प्रश्न है, सर्व कर लागू होता था? तो सर्व कर जल आपूर्ति बनाए रखने पर लागू होता था। दारुल हरब क्या था? तो दारुल हरब था हिंदू राज्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मार्शल का। अगला प्रश्न, हजार सितून का निर्माण किसने करवाया था? तो हजार सितून का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? तो अलाई दरवाजा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, घोड़े की नाल का तीर सर्वप्रथम पेश किया गया था? तो घोड़े की नाल का तीर सर्वप्रथम अलाई दरवाजा में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, सुल्तानगढ़ी मकबरा किसका था? तो सुल्तानगढ़ी मकबरा नसरुद्दीन महमूद का था। सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन द्वारा मकबरों का काल संबोधित किया गया है। तो यानी इतिहासकार पर्सी ब्राउन द्वारा मकबरों का काल किस काल को कहा गया है? तो पर्सी ने सैयद एवं लोदी काल को मकबरों के काल के नाम से संबोधित किया है। रैयत आला की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो रैयत आला की उपाधि खिज्र खां ने ग्रहण की थी। आप सभी लोग बताइए कि खिज्र खां किस वंश के संस्थापक थे दिल्ली सल्तनत में? अगला प्रश्न है, साहिबे दीवाने बंदगान किससे संबंधित था? तो दासों से संबंधित था। दिल्ली सल्तनत में मुशरिफ ए मुमालिक जाना जाता था। तो महालेखागार को मुशरिफ ए मुमालिक नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मुस्तौफी ए मुमालिक था? तो मुस्तौफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक था। निजामुल मुल्क को वकील मुतलक का पद किसने प्रदान किया था? तो मोहम्मद शाह ने प्रदान किया था। अपने युग का अरस्तू किसे कहा जाता है? तो अपने युग का अरस्तू मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। अबुल हसन यामुनुद्दीन किसका नाम था? तो ये नाम था अमीर खुसरो का। नानकार और बंद क्या थे? तो लगान मुक्त भूमि के लिए नानकार और बंद शब्दों का प्रयोग किया जाता था। अब कुछ सुमेलित तत्व देख लेते हैं। मस्जिद और उनके निर्माणकर्ता से संबंधित है। तो जामा मस्जिद हुसैन शाह सरकी, मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी, जंजरी मस्जिद इब्राहिम सरकी, हौज खास अलाउद्दीन खिलजी, उखा मस्जिद राजस्थान मुबारक शाह खिलजी। अगला प्रश्न है, 15वीं शताब्दी में कागज के प्रचलन से लघु चित्रों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। इस परिवर्तन को लाने के लिए कौन जिम्मेदार था? तो इस परिवर्तन को लाने के लिए तुर्क जिम्मेदार थे। अब एक तरफ कुछ महत्वपूर्ण सुमेलित तथ्य दिए गए हैं, स्रोत और उनसे संबंधित विषय। तो गुनियात उल मोइना किसका स्रोत है? तो फिरोज तुगलक के काल में संकलित एक संगीत ग्रंथ है। फतवा ए जहानदारी क्या है? तो राजनीतिक दर्शन प्रणाली से संबंधित एक ग्रंथ है। आदाब उल हर्ब या सुजात क्या है? तो युद्ध कला से संबंधित है। वहीं खजाइन उल फुतूह जो है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का विवरण है। अगला प्रश्न है, आरंभिक 13वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुहम्मद बख्तियार खिलजी ने की थी। वह सुल्तान जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया था तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है जो सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है, जिसमें एक तरफ प्रशासनिक इकाई और उनके पदाधिकारियों के नाम दिए गए हैं। सूबे का जो प्रशासनिक इकाई सूबा थी उसका पदाधिकारी तरफदार होता था, परगना का सिकदार होता था, सरकार का फौजदार होता था और मुशरिफ जो है
मुशर्रफ का राजस्व सचिव होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित तथ्यों पर आधारित ही प्रश्न है। तो एक तरफ शब्द दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए हैं। तो वक्काल का अर्थ होता था अनाज व्यापारी, बलाहार का अर्थ होता था किसानों का निम्नतम वर्ग, और सिलेहदार का अर्थ होता था एक सशस्त्र व्यक्ति। तूमान का अर्थ होता है 10,000 सैनिकों का एक समूह। फिर एक बार पुनः सुमेलित शब्दों पर ही आधारित प्रश्नों को देखते हैं। तो सिलेहदार हथियारबंद सैनिक के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। वहीं वजहदार वेतनभोगी कर्मचारी, और वफ्क जो था वो धार्मिक अनुदान, और पाइक जो है पैदल सैनिकों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था। अगला प्रश्न है, आयगार यानी ग्राम सेवक की वह श्रेणी जो विजयनगर काल के पहले मौजूद नहीं थी, तो थी मड़ियम, कर्णम एवं तल्ले यारी आदि। अगला प्रश्न जो है वो भी सुमेलित तथ्यों पर ही आधारित, और ये सारे सही सुमेलित किए गए हैं। कल्ब जो है सेना होती थी, हस्म जो है घुड़सवार सैनिकों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। वहीं फवाजिल जो है निर्धारित राजस्व के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली राजस्व आय के लिए फवाजिल शब्द का प्रयोग किया गया है। और तौफीर जो है एकता की अनुमानित आय में बढ़ोतरी जो होती थी उसे तौफीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किन अर्थों में हुआ है? तो चकला शब्द का प्रयोग सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन अनिवार्यता सरकार के समानार्थी नहीं है। अगला प्रश्न है, इलियट और डाउसन, मोहम्मद हबीब, डब्ल्यू.एच. मोरलैंड एवं ईश्वरी प्रसाद में से सबसे पहले जिसने यह स्पष्टीकरण किया है कि इसका कोई आधार नहीं कि समस्त मुकद्दम और खूत हिंदू थे, तो इसको जो है स्पष्ट किया है डब्ल्यू.एच. मोरलैंड ने। अगला प्रश्न है, जिसने यह राय व्यक्त की कि महिलाओं को घर की चारदीवारी में रहना चाहिए और चरखा काटना चाहिए, तो अमीर खुसरो और इसामी आदि ने ऐसी राय व्यक्त की है। अगला प्रश्न है, अतगा खान के मकबरे जिसके उसके पुत्र मिर्जा अजीज कोका ने बनवाया था से संबंधित वास्तुविद और सुलेखगार यानी खुशनवीस कौन है? तो है उस्ताद खुदा कुली और बाकी मोहम्मद। कूर खाना का अभिप्राय क्या है? तो शाही शस्त्रागार जो है ये कूर खाना का अभिप्राय है। अब कुछ सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित प्रश्न देखते हैं। कस्बा छोटा नगर होता है। इजारा राजस्व वसूली की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त शब्द है। शराब जो है मुद्रा विनिमय करता, और जिम्मी जो है संरक्षित गैर मुसलमान शब्द के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिसका यह मत है कि एक महिला एक शासक के रूप में अपने दायित्व की भलीभांति पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती क्योंकि मूलभूत रूप में उसमें बुद्धि संपन्नता की कमी है, तो ये कथन है इशामी का। अलबरूनी के अनुसार अंत्यज कौन थे? तो अलबरूनी के अनुसार अंत्यज जो थे वो शूद्रों से भी निम्न लोगों के 8 शिल्पी संघ थे। अगला प्रश्न है, इलबरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पबोस और नौरोज प्रारंभ करवाए वो कौन सा था शासक? वो बलबन था। आपको सुमेलित तथ्यों पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। स्थानों के पुराने नाम और आधुनिक नाम। तो बरन जो था वो वर्तमान में बुलंदशहर है, कराचिल कुल्लू है, तबरहिंद भटिंडा है, और पाटन अनहिलवाड़ के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। अब एक तरफ सल्तनत कालीन प्रादेशिक राज्य और उनके शासकों के नामों से संबंधित महत्वपूर्ण सुमेलित तथ्य देखते हैं। गुजरात सल्तनत महमूद बेगड़ा, बहमनी सल्तनत अहमद शाह प्रथम, कश्मीर सल्तनत सुल्तान सिकंदर, मालवा सल्तनत महमूद खिलजी प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। सिकंदर लोदी, शेर शाह, इस्लाम शाह, अकबर में से जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, वह शासक कौन था? तो वो शासक है इस्लाम शाह। अगला प्रश्न है, वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रथम पृथक किया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में खूत एवं मुकद्दम एवं चौधरी शब्दों से किसका बोध होता था? तो वो बोध होता था ग्रामीण मध्यस्थ वर्ग का। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सती प्रथा का सजीव चित्र किसने प्रस्तुत किया है? तो मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने। अगला प्रश्न है, महिलाओं द्वारा सूफी संतों की कब्रों को पूजने पर बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक में से किस शासक ने पाबंदी लगाई थी? तो लगाती थी फिरोज शाह तुगलक ने। अमीर खुसरो से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? तो अमीर खुसरो से संबंधित कथन है कि वह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और यह कहा जाता है कि उन्होंने संगीत पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। संगीतवाद, सितार तत्व उनका आविष्कार माना जाता है। आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है अमीर खुसरो से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई, प्रत्यक्त हौज खास की सफाई करवाई और उसके किनारे पर एक आकर्षक मदरसे का निर्माण करवाया, तो वो है फिरोज शाह तुगलक ने। आप सभी लोग ये बताएं कि कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने शुरू किया था और वो किस वंश का शासक था? अगला प्रश्न है, जियाउद्दीन बरनी, शमसे सिराज, अफीफ
इब्न बतूता यहिया बिन अहमद सरहिंदी लेखकों में से वह कौन सा लेखक है जिसने ये दावा किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह को अपना अधिकारी चुना था? तो ऐसी घोषणा करने वाला है जियाउद्दीन बर्नी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए जिसने यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा था। तो इसको प्रमाणित किया है ईश्वरी प्रसाद ने। अब वाब से क्या तात्पर्य है? तो अब वाब से तात्पर्य है सामंतों द्वारा लिए जाने वाले अतिरिक्त कानूनी प्रभार से। दिल्ली के नगरों की स्थापना का सही कालक्रम क्या है? तो सही कालक्रम के अंतर्गत अगर देखें तो सबसे पहले सीरी, फिर खिजराबाद, फिर तुगलकाबाद, फिर जहां पनाह। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो ने किरानुस्सौदैन नूह अगला प्रश्न है अमीर खुसरो ने किरानुस्सौदैन नूह सिपिहर आसिका एवं खजाइन उल फुतूह में से गद्य में कौन सी रचना की है? तो गद्य में रचना की है खजाइन उल फुतूह की। भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में दोहरे गुंबद का प्रयोग कहाँ किया जाता था? तो दोहरे गुंबद का प्रयोग भवन के अंदर ठंडक बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता था। भारत में तसव्वुफ का मुख्य योगदान क्या है? तो तवस्सुफ का मुख्य योगदान जो है तसव्वुफ का वो है मानवता की सेवा। अगला प्रश्न है मोहम्मद तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया है? इब्न बतूता ने किया है। तुर्काने चहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था फुतुह अस सलातिन में। कहाँ किया गया है? तो फुतुह अस सलातिन में किया गया है। अगला प्रश्न है दीवान ए खालसा जिस कार्य को देखने के लिए जिम्मेदार था? तो दीवान ए खालसा जिस कार्य को देखने के लिए जिम्मेदार था वो राज्य के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि से संबंधित है। अब कई कुछ सही सुमेलित तथ्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। एक तरफ सिक्के के नाम और दूसरी तरफ राज्य जहां वो सिक्के प्रचलित थे। तो महमूदी सिक्का जो है गुजरात सल्तनत में था, रुपया सूर राज्य में था, पगोड़ा विजयनगर में और टंका जो है दिल्ली सल्तनत में है। टंका और जीतल नाम के सिक्के किस शासक ने चलाए थे? आप सभी लोग इसके बारे में भी कमेंट करके बताएं। एक और देख लेते हैं सुमेलित तथ्यों पर आधारित प्रश्न। मालगुजार जो है भूमिधारक प्राथमिक जमींदार से संबंधित है और मुफ्ती क्या है? मुस्लिम विद्वान जो धार्मिक नियमों के विशेषज्ञ होते थे। अंजुमन स्थानीय मुस्लिम संस्थाओं के लिए प्रयुक्त शब्द है और खानजात जो है आनुवांशिक मुस्लिम अभिजात के लिए प्रयुक्त शब्द है। अगला प्रश्न है दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में दिल्ली में बताए गए खाने ए जहां तेलंगानी के मकबरे में नई शैलीगत विशेषताएं पाई जाती हैं तो योजना में अष्टभुजी। अगला प्रश्न है सल्तनत चित्रकला की जिस शैली ने मुगल शैली की चित्रकला की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया तो वो है चैर पंचाशिक शैली, लौर चंदा और इंडो पार्सियन इत्यादि। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक तथा सम्राट अकबर जिस नदी का पानी पीते थे? तो ये दोनों गंगा नदी का पानी पीते थे। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो लिखित मुफ्ता उल फुतूह में किसका वर्णन है? तो अमीर खुसरो द्वारा लिखित मुफ्ता उल फुतूह में वर्णन है जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान का। अगला प्रश्न है यद्यपि केवल मुस्लिम जनसंख्या का 10वां भाग देवगिर यानी दौलताबाद पहुंचा तथापि वह लोग शहर को उपजाऊ और समृद्ध बनाने में समर्थ हुए, ये कथन किसका है? तो ये कथन है अब्द अल मलिक ईसामी का। अगला प्रश्न है ताज उल मासिर पृथ्वीराज प्रबंध तबकात नासिरी पृथ्वीराज रासों में से यह कहा गया है कि पृथ्वीराज तृतीय ने पूर्ण विश्व विजय की महत्वाकांक्षा को अपना लिया था? तो ये बात कही गई है ताज उल मासिर में। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश बलबन अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक में से जिन दिल्ली सुल्तानों ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार किया तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश एवं फिरोज शाह तुगलक ने किया है। अगला प्रश्न है बलबन जलालुद्दीन खिलजी गैसुद्दीन तुगलक व फिरोज शाह तुगलक में से इस नीति का समर्थन किसने किया है कि खराज को वसूलने में मध्य मार्ग को अपनाएं? तो इस नीति का प्रयोग किया गया है गैसुद्दीन तुगलक के द्वारा। 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? तो मोहम्मद हबीब ने प्रस्तुत किया है। कथन और कारण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है विशाल और कुशल सेना होते हुए भी बलबन ने सीमा विस्तार का प्रयास नहीं किया। कारण है तुगरिल के विद्रोह को दबाने में उसका ध्यान पूर्णतः केंद्रित हो गया था। तो साथियों उत्तर होगा ये सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है जो सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था तो वो है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है जिस एक दक्षिण राज्य ने अलाउद्दीन की सार्वभौमिकता स्वीकार नहीं की तो वो है पांडे। अगला प्रश्न है अपने जिस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासनकाल की राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन किया है तो वह है नूरे सिपहर। अगला प्रश्न है सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले किताबुल हिंद, फिर तबकात नासरी, फिर मुंतखब उल तवारीख और उसके बाद मुंतखब उल लुबाब आएगी पुस्तक।
आप सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित देख लेते हैं प्रश्नों को। तो आरपी त्रिपाठी जो हैं इन्होंने पुस्तक लिखी सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन। ईश्वरी प्रसाद ने लिखी हिस्ट्री ऑफ कर्नाटक टर्क्स। और के एस लाल ने लिखी ट्विलाइट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और वहीं आगा मेहंदी हुसैन ने लिखा है तुगलक डायनेस्टी। तो साथियों ये थी आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने मध्यकालीन भारतीय प्रशासनिक अर्थव्यवस्था कला और अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को आप सभी के साथ डिस्कस किया है। साथियों वीडियो में जो प्रश्न आप सभी के लिए पूछे गए हैं उनके कमेंट आप सभी लोग जरूर करें और बताएं। और वीडियो कैसा लगा है इस बारे में भी आप सभी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।